किताबें करती हैं बातें दुनिया जहान की, धरती और आसमान की। किताबें करती हैं बातें मजदूरों और किसान की, गुल और गुलिस्तान की। किताबें करती हैं बातें। दोस्तों, आज किताबों की दुनिया पर हम बातचीत करेंगे। किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है? कुछ सवाल हम सबके मन में उठते रहते हैं कि ये किताबें हमसे क्या बातें करना चाहती हैं, ये किताबें हमारे आसपास क्यों रहती हैं, हम इन किताबों से ऐसा कौन सा रिश्ता है कि जोड़े रखना चाहते हैं। किताबें क्या कहती हैं? किताबों के शब्द, उनके हर्फ और उनकी भाषा में बहुत कुछ होता है। हमारा सपना होता है, हमारा जीवन होता है, हमारी ख्वाहिशें होती हैं, दुख होते हैं, सुख होते हैं, संघर्ष होता है, बहुत कुछ होता है किताबों में। एक सवाल और भी उठता है कि ये किताबें हमसे दूर क्यों जा रही हैं? इन दिनों बहुत दूर जा रही हैं किताबें। जैसे सूरज हमारे आसपास है लेकिन दिखाई नहीं देता है। चांद हमारे मोहल्ले में रोज आता है लेकिन हमारी खिड़की नहीं खुलती है। सितारे आते हैं, सांस हम लेते हैं लेकिन पेड़ों के बारे में हमने सोचना बंद कर दिया है। नदी के तो हम नाम ही भूल गए हैं। कुछ वैसे ही हमारे आसपास से किताबें गायब होती जा रही हैं। किताबें हैं भी तो वो पराई सी लगती हैं। घर में इतने सामान भरे हुए हैं कि किताबों के लिए कोई जगह नहीं है। शायद सैकड़ों हजारों में कोई आदमी होगा जो उपहार में किताबें देता होगा या एक लाइब्रेरी भी बनाता होगा टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के बीच। तो ये जो किताबें हैं, इन किताबों का पढ़ना क्यों जरूरी है? आज हम इन्हीं सवालों को ढूंढेंगे और आपसे बातचीत करेंगे कि किताबें हमें क्या दे सकती हैं और किताबों से हमें क्यों जुड़े रहना चाहिए। किताबों से दूर करने वाला वह दोस्त दुश्मन है साइबर मीडिया, जिसे हम डिजिटल मीडिया भी कहते हैं। टेलीविज़न भी है, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री है टेलीविज़न की, सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया की। असल में ये जो पर्दे की भाषा है, जो चित्र के रूप में आई, उसने लिखे हुए और छपे हुए अक्षरों से हमें दूर कर दिया और लगातार हम दूर होते जा रहे हैं। हाँ, किताबें आजकल सुनी जा रही हैं। आपने देखा होगा कि चैनलों पर, यूट्यूब पर और दूसरे अनेक ऐप पर बहुत सारे ग्रंथ आ रहे हैं, किताबें आ रही हैं और उनको हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी सुन रही है। क्या सुनना और पढ़ना एक है? किताबों पे बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। क्या फिल्मों को देखना, सीरियल को देखना, ओटीटी को देखना और पढ़ना दोनों एक है? निश्चित रूप से मेरा मानना है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज इसी पर तो हम बात करने वाले हैं कि दोनों का जो असर है मनुष्य के जीवन में, एक ऑडियंस के व्यक्तित्व में, उसके मस्तिष्क पर, उसके जीवन के रूपांतरण पर बिल्कुल भिन्न प्रभाव है। और वह प्रभाव आज जो खोज है दुनिया भर में, वैज्ञानिकों की, भाषा वैज्ञानिकों की, मनोवैज्ञानिकों की, यह रिपोर्ट बताती है कि यह शुभ संकेत नहीं है। किताबों से दूर होना
हमारे लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है। दृश्य और श्रव्य माध्यम हमारे लिए बहुत ही डेंजरस बिंदु की तरफ ले जा रहे हैं। 3-4 चीजों की तरफ मैं आपका इशारा करना चाहता हूं। मनुष्य की बुनियादी विशेषता भाषा में, लिखी हुई भाषा में, छपित भाषा में अपने ज्ञान को संचित करना है। क्या आप जानते हैं कि इस संचित ज्ञान का संबंध किस चीज से है? इसका संबंध हमारी स्मृति से है, यादों से है। मनुष्य क्या है? बचपन में आप याद करिए कि जो पहली माँ के हाथ की रोटी आपने खाई होगी, उस रोटी की खुशबू, उस सब्जी की खुशबू, बचपन में जो पहला फूल आपने छुआ होगा और सूंघा होगा, उसकी खुशबू, जो कुछ आपने अपने आसपास लोरी सुनी होगी, गीत सुने होंगे, वो सब कितनी बार आपको याद आता है। पूरा जीवन बचपन की कहानी का दोहराव ही तो है। तो दोस्तों, ये जो स्मृति है, ये जो यादें हैं, इन यादों को भाषा संभाल कर रखती है। इन दिनों जो डिजिटल मीडियम में आप चीजों को देखते हैं पर्दे पर, या जो सुनते हैं, वह हमें ज्यादा से ज्यादा संग्रह करने का वक्त नहीं देता है। यह जो नई मशीन पर चढ़ा हुआ विचार है, ज्ञान है, शब्द या चित्र है, उसकी रफ्तार बहुत तेज है, वह बहुत गतिशील है। इसलिए आप देखें कि तेज रफ्तार और तेज गति के कारण मस्तिष्क को सोचने की, समझने की, अपनी गहरी चेतना में चीजों को बचाकर रखने की घड़ी नहीं मिलती है। ऐसा वक्त नहीं मिलने के कारण समस्या यह होती है कि आप दिन भर में न जाने कितनी चीजों को देखते और सुनते हैं। रात में आप देखें तो अधिकांश चीजें उड़ जाती हैं और टिकी हुई नहीं रहती हैं। लेकिन प्रेमचंद की कोई कहानी, कालिदास का कोई कथानक, कबीर का कोई दोहा, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का कोई टुकड़ा आपके दिमाग में गूंजता रहता है। क्यों? इसलिए गूंजता रहता है कि आपने उसे वक्त दिया यादों के साथ अपने दिमाग के पिटारे में रखने का। दूसरी चीज आप देखें, यह जो क्रिटिकल थिंकिंग है, मनुष्य के दिमाग की एक बुनियादी विशेषता है कि वह सोचता है, विचारता है, वह चिंतन करता है। बिना विचारे मनुष्य नहीं हो सकता है। जिसको वह सोचता है, विचारता है, उसके लिए उसे भाषा चाहिए, और एक ठहरी हुई, धीमी चलती हुई भाषा चाहिए। उसे रुक रुक कर शब्द का अर्थ बताने वाली भाषा चाहिए, और वह भाषा पुस्तक में होती है। इसलिए जब पुस्तक में आप जाते हैं, पुस्तक के विचार से आप गुजरते हैं, या कहानी से गुजरते हैं, कविता से गुजरते हैं, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होता है। आजकल ऑडियो विजुअल मीडियम हमें सोचने का मौका नहीं देता है। आपने देखा होगा कि इतनी रफ्तार से मीडिया पर समाचार चल रहे हैं, सिनेमा चल रहा है, या सीरियल की गति है कि कल्पना करने का या सोचने का मौका नहीं दिया जाता है। तो ये जो समस्या है, उसका समाधान भी किताब के पास है, और आज हम इस पर बात कर रहे हैं और आगे भी बात करेंगे। तीसरी चीज है कल्पनाशीलता। ऑडियो विजुअल मीडियम ने देखने और सुनने की रफ्तार भरी चित्र शब्द की भाषा ने क्या किया है? उसने हमारी जो कल्पना करने की शक्ति है, गहरे मन की, फ्रायड जिसे चेतन, अवचेतन और अचेतन कहते हैं, और जो तीसरा तल है जहां हम फैंटेसी बनाते हैं, कल्पना करते हैं, जहां हम एक तथ्य से उसका आसपास विस्तार करने का क्रम करते हैं, आप देखिए वह कम होता जा रहा है।
हमारी कल्पनाशीलता बहुत कमजोर हुई है। शब्द, किताब के शब्द हमें चूंकि वक्त देते हैं, सोचने का मौका देते हैं, इसलिए हम आसानी से कल्पना कर लेते हैं। आप संस्कृत के या भारतीय अध्ययन के पैटर्न को देखें, वह पैटर्न कुछ हमें सिखाता है। हमारे यहां ज्ञान के संचयन के लिए 4 क्रम बताए गए थे, 4 अवस्थाएं बताई गई थी कि एक पाठक को, एक श्रोता को, एक अर्थ के ग्रहणकर्ता को कैसा होना चाहिए। सबसे पहले पढ़ना, फिर उसके बाद उसका मनन करना, फिर उस पर चिंतन करना और फिर उसे रखना या अभिव्यक्त करना, चाहे आप रचना में करें या किसी से बातचीत के माध्यम से करें। ये क्या है? एक किताब जब हम उठाते हैं और जब हम उसके पन्ने पलटते हैं तो एक कोई विचार हमारे सामने आता है। सबसे पहले तो हम आंखों के माध्यम से उन शब्दों को चेतना तक ले जाते हैं और उसे हम चेतना के छापे खाने में छाप देते हैं, लेकिन वह तब तक नहीं टिक सकता है जब तक कि उस पर मनन ना करें। यह मनन शब्द भी मन से बना है। मन तो हम में से हर एक के पास है। मन से मनन बनने का अर्थ है मन की आवृत्ति, मन को बार बार लाना और लाना। तो मन की यात्रा को ही मनन कहते हैं। मन में रहने दीजिए। आजकल हुआ क्या है, जो पूरी की पूरी पढ़ाई लिखाई का पूरा पैटर्न है वह मनन का पैटर्न नहीं है। विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, उसे कहा जा रहा है कि परीक्षाओं में रट लो किसी तरह से, मनन मत करो। उस मन की आवृत्ति को इस तरह से मत रखो कि वह यात्रा की तरह है, उसको फिक्स कर दो। चीजों का फिक्स होना जड़ होना होता है। जबकि हर चीज गतिशील है तो हमारा विचार भी गतिशील है, जो हम ग्रहण कर रहे हैं वह भी गतिशील है। तो मनन करने का अर्थ है कि उस शब्द को, उस कथानक को, उस विचार को, उस कहानी को, कविता को बार बार हम लाते हैं अपने मन में और उसे अभ्यस्त बनाते हैं, अपना बना लेते हैं। लेकिन केवल अपना बनाने से ही ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क के पास नहीं होता है। अपना तो किसी साथी को बना लीजिए आप, वो होता थोड़े, वो बेवफा हो सकता है, भाग सकता है। और आपने देखा होगा कि जिसको आप सबसे ज्यादा राज बताते हैं वही आदमी आपके राज का सबसे ज्यादा रहस्य का दुरुपयोग करता है। तो इसलिए मनन से काम नहीं चलता। उसके बाद एक तीसरा क्रम दिया गया ज्ञान को रखने के लिए, चिंतन। अब चिंतन का अर्थ आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब सुनते हैं, चिंता बहुत का शब्द सुनते हैं आप। यह जो चिंता है, ये चिंता और चिंतन दोनों दो चीजें हैं। चिंतन का अर्थ है गहरे मन में, फ्राइड के तीसरे तल वाले मन में, अचेतन मन में उस पढ़ी हुई चीज को ले जाना और लेने के बाद वहां उसे अन्य चीजों से मिलाना। जो हमारा मन है, गहरा मन, उसमें ढेर सारे पहले से तत्व विचार हैं। जैसे आपकी यादों का पिटारा है वहां, बचपन से अब तक का। वहां कल्पना की क्षमता है, उसी एक याद से 100 यादें बना सकते हैं आप। एक फूल से 100 बीज बनाएंगे और 100 फूल खिलाएंगे आप। तो मन में फूल के खिलाने का जबरदस्त बागीचा है। उस बागीचे में जब आप थोड़े से तत्व को, पढ़े हुए तत्व को ले जाते हैं तो बहुत सारी चीजों से जोड़ते हैं। दूसरा आप क्या करते हैं, वहां तर्क और बुद्धि की कसौटी है। जिस तर्क और विवेक की कसौटी पर आप काट से छांटते हैं। जैसे जो बागीचा होता है उसमें घास भी तो उग जाती है और गुलाब भी उगता है, तो घास को हम निकाल देते हैं और गुलाब को रहने देते हैं। ठीक वैसे ही मन के बागीचे में हम अच्छे और बुरे विचारों को, जरूरी और गैर जरूरी विचारों को अलग करते हैं। जो हमने पढ़ा है उनमें कौन हमारे काम का है और कौन नहीं है। लिखने वाले लेखक ने जो लिखा है वह तर्क की कसौटी पर, बुद्धि की कसौटी पर या कल्पना की कसौटी पर मेरे मन के द्वारा
वास्तविक लगता है या अवास्तविक लगता है। जिस मीडियम से अभी आप ज्ञान ले रहे हैं, जिसको ऑडियो विजुअल कहते हैं, जिसको डिजिटल मीडिया कहते हैं, इसका तो नाम ही है वर्चुअल रियलिटी, आभासी सच। जिस सच का नाम ही है नकली सच, आभासी सच, दूर का सच, अपने अनुभव से परे किंतु बनाया गया सच, उस सच को आप वास्तविक सच में नहीं बदल सकते। इसलिए आप अपने मन की कसौटी पर ले जाते हैं और उसे कसते हैं, और अंत में क्या चाहिए? अभिव्यक्ति। ये अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति आप बोलकर करते हैं, अभिव्यक्ति आप मन ही मन करते हैं। जब आप सोच रहे होते हैं तो ये मत सोचिए कि सिर्फ वह सोचना है, वो अभिव्यक्त करना है। जब आप नए प्लान बना रहे होते हैं, नई योजना बना रहे होते हैं, दिन का आरंभ कर रहे होते हैं और दिन भर का चार्ट बना रहे होते हैं, तब आप भाषा में मस्तिष्क के भीतर यह काम कर रहे होते हैं। इसलिए इस काम को भी अभिव्यक्ति कहते हैं। बोलना भी अभिव्यक्ति है, लिखना भी अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम हो सकते हैं। उसके लिए एक सशक्त भाषा चाहिए, खासकर दूसरों से संपर्क करने के लिए, संप्रेषण के लिए। एक कहावत है बनारस में और हमारे देश में कि यही मुंह जो है, एक कहावत है हमारे यहां कि यही मुंह हमें पान भी खिलाता है और पनही भी खिला देता है। पनही का अर्थ जूता होता है। तो यह भाषा की जो शक्ति है, क्षमता है, वह जब अध्ययन, मनन, चिंतन से भाषा को गुजारेंगे तब अभिव्यक्ति की क्षमता हमारे पास आएगी। और इसका उच्चतर स्तर तो हमें साहित्य में देखने को मिलता है, विज्ञान और दर्शन में देखने को मिलता है। अब अगर हम एक रचनात्मक व्यक्ति होना चाहते हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में काम करना चाहते हैं, तब तो हमारी भाषा बहुत मजबूत होनी चाहिए। और उसका तरीका यही हो सकता है कि हम किताब से जब तक नहीं जुड़ते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं, तब तक यह संभव नहीं हो पाता है। दोस्तों, मैं आपको किताब के बारे में एक छोटी छोटी 2 जानकारियां देना चाहता हूं। आपने क्या यह ध्यान दिया है कि दुनिया की पहली लिखित किताब कौन सी है और पहली छपी हुई किताब कौन सी है? दुनिया की पहली लिखित किताब मेसोपोटामिया में पाई गई। उस किताब का नाम है गिलगमेश महाकाव्य। गिलगमेश महाकाव्य 2100 ईस्वी पूर्व बनी थी। वह किताब कुंजी लिपि में थी। वह एक मिट्टी की तख्ती पर बनी हुई किताब थी। और वह किताब जब पाई गई और उसका अध्ययन किया गया तो पाया गया कि वहां के राजा के बारे में यह किताब है। सुमेरु सभ्यता की यह किताब दुनिया वालों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। यह दिलचस्प बात है कि हजारों साल से जो भाषा चल रही थी, मनुष्य की इच्छा हुई कि उसे किताब में तब्दील कर दें, अपने ज्ञान का संचय करें, अपनी कल्पना का, अपनी तर्क शक्ति का वहां पर जमा कर दें। दूसरी दिलचस्प जानकारी किताब के बारे में मैं देना चाहता हूं कि पहली प्रिंटिंग किताब कौन सी है। मैंने अध्ययन किया तो पहली प्रिंटिंग की किताब मिली, उसका नाम है डायमंड सूत्र। यह डायमंड सूत्र 886 ईस्वी में चीन में छपी थी। यह दिलचस्प बात है कि पहली प्रिंटिंग इंडस्ट्री एशिया में बनी और वह चीन में बनी। चीन में यह छपी हुई किताब लकड़ी के तख्त पर ब्लॉक बनाकर छापी गई थी। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि इस किताब में महात्मा बुद्ध की जीवनी दी गई है। महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित यह किताब चीन के गांव-गांव तक जाती थी और उनकी जिंदगी को बदलती थी। इस किताब में पूर्णता का सिद्धांत है, शून्यता का सिद्धांत है, और इस किताब का जो नाम है वह उसका संबंध महात्मा बुद्ध के दर्शन और विचार से है। महात्मा बुद्ध के विचार का
केंद्रीय तत्व है कि अंधकार से प्रकाश की ओर हम जाएं और हम अपने भीतर दीपक को जलाएं। यह किताब हीरा जैसे शीशे को काटता है, वैसे ही यह किताब अंधकार को काटने वाले प्रकाश के हीरे का नाम है। यह दिलचस्प चीज है कि यह किताब ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी में है। आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं और दुनिया की पहली छपी हुई किताब को देख सकते हैं, और वह दूसरी भाषाओं में भी अब ट्रांसलेट है, उसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से किताब का के इतिहास का हमें पता चलता है। आइए अब हम लोग मानव मस्तिष्क की संरचना को समझते हैं। मानव मस्तिष्क को 4 हिस्सों में बांटकर देखा जाना चाहिए। एक तो न्यूरोप्लास्टिसिटी। मानव मस्तिष्क की ऐसी बनावट है कि वह भाषा को संरक्षित करने का बहुत बड़ा पिटारा है। उसके पास विजुअल कॉर्टेक्स है और भाषा का केंद्र है। विजुअल कॉर्टेक्स में और भाषा के केंद्र में दोनों के मेल से वह शब्द से अर्थ की यात्रा करता है। अब यह शब्द से अर्थ की यात्रा न्यूरॉन पैटर्न से होता है। मानव मस्तिष्क में लगभग 2 अरब न्यूरॉन पैटर्न है, न्यूरॉन जंक्शन है, जहां सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। लेकिन इन सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हम शब्द का और शब्द में छुपे हुए अर्थ का ही इस्तेमाल करते हैं, और इसका सीधा सीधा संबंध पुस्तक से है, छपे हुए और लिखे हुए शब्द से है। मस्तिष्क का दूसरा सिरा भाषा के संदर्भ में है कॉग्निटिव सिस्टम। यह जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिसको हिंदी में संज्ञानात्मक क्षमता कहते हैं, असल में मनुष्य के मस्तिष्क की ऐसी बनावट है कि वह तर्क कर सकता है और संगठन बना सकता है वह विचारों का, जहां तर्क है, बुद्धि है, विवेक है, दर्शन के तत्व हैं। इन सारे तत्वों के मेल से ही मनुष्य सोचता है, विचारता है, नए नए फैसले लेता है। इसलिए हमें पुस्तक की दुनिया में जाने पर बहुत आसान हो जाता है भाषा से मिलना और भाषा के सहारे अपने मस्तिष्क का संचालन करना। तीसरी चीज सांस्कृतिक संचरण है। मनुष्य केवल आत्मिक इकाई नहीं है, वह केवल सेल्फ नहीं है। सेल्फ के साथ साथ वह अन्य भी है। वह समाज से जुड़ा हुआ है, वह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और वह प्रकृति का ही हिस्सा है। इसलिए वह एक्सटर्नल मेमोरी का भी एक तरह से जमावड़ा करता है। हम अपने मस्तिष्क के भीतर ढेर सारी सूचनाएं याद के रूप में रखते हैं, लेकिन हम किताबों में रखते हैं, समाज में रखते हैं। भाषा इसी अर्थ में सामाजिक संपत्ति है कि वह कहीं नहीं दिखाई देती है, लेकिन हर जगह होती है। वह लाइब्रेरी में तो दिखाई देती है। मेरे पीछे देखिए कि सैकड़ों की संख्या में अनेक भाषाओं की किताबें रखी हुई हैं। ये सारी किताबें एक्सटर्नल मेमोरी हैं। ये संस्कृति के संचयन का घर हैं। ये किताबें जहां जाकर के हम अतीत, परंपरा, संस्कृति और इतिहास की यात्रा कर सकते हैं, वर्तमान और भविष्य के सवालों का हल कर सकते हैं। और चौथी चीज मस्तिष्क की है भावनात्मक क्षमता। मनुष्य के मस्तिष्क में एक लिम्बिक प्रणाली होती है, जहां वह इमोशनल चीजों को, भावना की चीजों को रखता है। साहित्य तो पूर्णतः भावना पर आधारित है। 9 रस, 9 अस्थाई भाव होते हैं। बाद में हम अनेक अन्य अस्थाई इमोशंस को भी देखते हैं, परखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो
इन चीजों को लिम्बिक प्रणाली में रखा जाता है। और यह जो लिम्बिक प्रणाली है वह मस्तिष्क में कविता को, कहानी को, उपन्यास को, यानी साहित्य की विधाओं को संभाल कर रखती है, वह संगीत को संभाल कर रखती है, वह भावनात्मक संबंधों को संभाल कर रखती है। तो इसके लिए भी मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है। अब इन चार चीजों को अगर आप देखें तो एक तरफ ऑडियो विजुअल में भी ये चीजें उपलब्ध हैं और दूसरी तरफ किताबों में भी जो पुरानी संस्कृति की प्रतीक हैं वहां उपलब्ध हैं। लेकिन किताबों के साथ क्या है कि वहां आप ठहराव देखते हैं, वहां आप यात्रा की धीमी प्रक्रिया देखते हैं, स्लो मोशन में सारा कुछ होता है, जहां आप स्वयं रुक सकते हैं। किताब पे आप स्वयं पॉज ले सकते हैं, लेकिन जो ऑडियो विजुअल है उसमें मशीन पॉज लेती है, आप मशीन को आदेश देते हैं पॉज लेने के लिए। यह एक ऐसी सभ्यता है जहां पर मनुष्य ठहर रहा है और मशीन गतिशील है। किताबों की दुनिया से जुड़ना ज्यादा जरूरी है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 75% लोग इस दुनिया में साल में एक किताब नहीं पढ़ पाते हैं। यह एक गहरा संकट और चिंता का विषय हो सकता है। पिछले दिनों इसमें लगातार गिरावट आई है। अब हम कुछ समाधान की तरफ चलते हैं कि कैसे हम समाधान के माध्यम से किताबों से जुड़ सकते हैं और मनुष्य पर आ रहे नए नए संकटों का समाधान कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि किताब पढ़ने से गहरा ज्ञान और विश्लेषण का तजुर्बा हमारे पास आता है और हमारे मस्तिष्क की विश्लेषण क्षमता, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि डिजिटल पर बहुत सारे कंटेंट हैं और सबसे ज़्यादा कंटेंट वहाँ आ गए हैं, लेकिन वे कंटेंट सतही होते हैं, वे उथले होते हैं और वे ज्ञान की गहराई तक नहीं जाते हैं। इसलिए ज्ञान की गहराई तक जाने के लिए हमें पुस्तक के पास ही जाना होगा। दूसरी चीज है कि हम डिजिटल कंटेंट में अकूत विश्लेषण नहीं देख सकते हैं। अकूत विश्लेषण के लिए, असीम विश्लेषण के लिए हमें पुस्तक पर ही निर्भर रहना होगा। दूसरी विशेषता यह है कि मस्तिष्क का व्यायाम किताबों से आसानी से हो सकता है। इन दिनों अनेक तरह की बीमारियां दुनिया भर में फैल रही हैं। आपने डिमेंशिया का नाम सुना है, अल्जाइमर जैसी बीमारी आ गई है, बुढ़ापे में या एक उम्र के बाद भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी के समाधान के लिए अब दुनिया भर के डॉक्टर किताब पढ़ने को, रीडिंग हैबिट को महत्व दे रहे हैं। रीडिंग हैबिट के महत्व से जो हमारा न्यूरॉन पैटर्न है उसका एक्सरसाइज होता है और उसमें जो गैप्स होते हैं, वे जो क्षतिग्रस्त होते हैं, उनका जो नुकसान होता है वह थोड़ा ठहरता है, रुकता है। इस तरह से किताब हमारे लिए रामबाण का काम कर सकती है, मेडिसिन का काम कर सकती है। किताबों से तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज मिलती है वह है तनाव में कमी। एंग्जाइटी, डिप्रेशन आज की बहुत बड़ी समस्या है। युवा पीढ़ी के लिए भी यह समस्या है और पूरी दुनिया जिस तरह रील में और डिजिटल मीडियम में खोई हुई है, खास करके पूरा का पूरा रूटीन मानव का ध्वस्त हो गया है। अगर रीडिंग हैबिट हमारी आती है तो उस रीडिंग हैबिट से हम आसानी से अपने तनाव को कम कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया है, जिस रिसर्च में उसने बताया है कि अगर आप 6 मिनट रोज किताब पढ़ते हैं तो लगभग 68% तनाव में कमी हो सकती है। यह एक महत्वपूर्ण सूचना है हम सबके लिए
किताब किस तरह से हमारे लिए फायदे का काम कर सकती है, इसमें छुपा हुआ है। भावनात्मक और सामाजिक समझ किताबों से होती है। साहित्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि साहित्य में जब हम जाते हैं तो हमारे भावनात्मक और साहित्यिक रचनात्मक बोध का विकास होता है। इसके साथ साथ ही सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण हम किताबों के माध्यम से करते हैं, जैसे इतिहास, दर्शन आदि। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि रोज दैनिकी में 30 मिनट रीडिंग हैबिट आप डालें। इस 30 मिनट की रीडिंग हैबिट से अनेक तरह के लाभ आपको हो सकते हैं। और आपसे दूसरी गुजारिश मेरी है कि आप ई बुक और प्रिंटेड बुक के बीच संतुलन बनाएं। आपके संतुलन बनाने से एक तरह से जबरदस्त किस्म के ज्ञान का विकास और एक्सरसाइज हो सकता है। और एक छोटी सी लाइब्रेरी तो हर एक घर में होना ही चाहिए। मेरी जिंदगी का यह बहुत बड़ा शौक था और एक तरह से यात्रा थी कि मैंने अपने जीवन का आरंभ लाइब्रेरी से शुरू किया। आपको जानकर यह अच्छा लगेगा कि मैंने बचपन में अपने गांव की दिनकर लाइब्रेरी से पढ़ाई का आरंभ किया था। अगर वह लाइब्रेरी, सार्वजनिक लाइब्रेरी हमारे जीवन में नहीं आती, पुस्तकें नहीं आती, तो मैं अपने घर में इतनी बड़ी घरेलू लाइब्रेरी का निर्माण नहीं कर पाता। और पुस्तकों से जो प्रेम है मेरा, शब्दों से जो प्रेम है, उसके पीछे बचपन का और उस सामाजिक सांस्कृतिक पुस्तक संस्कृति का योगदान है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम किसी नए विचार के साथ मिलते हैं। पाठकों के सामने पुस्तक के कंटेंट को कंटेन करने की समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं से समाधान के लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल संकेतक से जुड़े रहें।